दुनिया कहीं से कहीं निकल गई। हम वैल्यू एडेड में अभी हमें होश आ रहा है कि हमें वैल्यू एडेड में जाना चाहिए। उसकी क्या वजह है कि हमने इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी? वो कहते हैं ना कि वो क्या दूध बिकता है मलाई क्यों बेचे, मलाई बिकती है मक्खन क्यों बेचे, ये वो हाल था। आज की तारीख में जो इंडस्ट्री और जो बिजनेसमैन आज की तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अगर compete कर रहा है, मैं कहता हूँ सलाम है उस शख्स को। जब तक स्टेट की विल नहीं ना, दुनिया में काम नहीं हो सकता। स्टेट की विल चाहिए, और स्टेट कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इंटरनेशनल स्टडीज देख लें, सर्च कर लें, सर्वेस करवा लें। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना, हम्म। वो टेक्सटाइल में है। एक फैक्ट्री आपकी पिडमिक में है, एक गजुमता और एक शादरा। तीनों में आप कहाँ कंफर्टेबल पीस ऑफ माइंड के साथ काम करना चाहिए? पेड़ में सुंदर, साल में जाना ही नहीं पड़ता। वन विंडो है, ऐसा आप लोगों ने सिस्टम बना के दे दिया है कि मेरा एक आम आदमी भी जाके काउंटर पे खड़ा होता है, खिड़की पे, उसका काम हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ आज वो कारोबारी शख्सियत हैं जिनके ख़ानदान ने इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया और आकर ट्रेडिंग में अपना कारोबार स्टार्ट किया, और ट्रेडिंग से फिर टेक्सटाइल में आए और टेक्सटाइल में एक बड़ा नाम बनाया, और उस नाम का नाम है लाला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। फिर अपने ब्रांड पे फोकस करते हुए इसको दूसरे ममालिक में ले जाना शुरू कर दिया, जहाँ से उन्होंने यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया, अमेरिका में भी एक्सपोर्ट किया और अफ्रीका में भी चले गए। तो मेरे साथ हैं परवेज़ लाला। थैंक यू वेरी मच परवेज़, आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमारी एक और खुशकिस्मती ये है कि ये वो ख़ानदान है जिसने पाकिस्तान में ट्रेडिंग और इंडस्ट्री दोनों में कारोबार किया, और इनके ब्लड में वो चीज़ मौजूद है, इनके डीएनए में वो चीज़ मौजूद है जो हमारी आने वाली जनरेशन और जो लोग पाकिस्तान में इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तो वो ये हैं कि वो इनसे आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ सबक ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप स्क्रैच से भी काम स्टार्ट करें, और अगर आप में विल है, कैपेबिलिटी है और करने की सलाहियत है, तो आप किसी लेवल पे भी जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना तजर्बा बताएं कि जो इंडस्ट्री का सफ़र है, ट्रेडिंग से इंडस्ट्री तरफ आने का, वो कैसा सफ़र था और उसकी वजह क्या बनी कि आप टेक्सटाइल में क्यों आए, जबकि आप तो फूड में ट्रेडिंग कर रहे थे? तो फूड भी पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर है, तो आप फिर टेक्सटाइल ही क्यों चुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपको अपने बारे में बताऊँ और अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपने बिज़नेस के बारे में बताऊँ। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्चुअली मेरा ताल्लुक एक टिपिकल जो दुनिया में जैसे मेमन कम्युनिटी है, चिन्योटी कम्युनिटी है, मेरा मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक है। ओरिजिनली हम लोग इंडिया, गुजरात के रहने वाले हैं। नहीं, मेमन कम्युनिटी का मतलब तो ये हुआ कि जिनके ब्लड में कारोबार ऐस घुसा हुआ है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। तो हमारी तो जितनी भी आप समझ लें ना, हमारे दादा, परदादा, परदादा सारे कारोबारी ही रहे। तो इंडिया में एक अच्छा खासा सेटअप था हमारे दादा का और उनके हमारे वालिद साहब के दादा का, वो था सब इनका फूड आइटम्स में। जब पाकिस्तान माइग्रेट किया तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे दादा जब आए तो 1948 में स्क्रैच से स्टार्ट किया, और यहाँ आके इनको मशवरा 1-2 दोस्तों ने दिया और उन्होंने भी कहा क्यों नहीं यहाँ पे किसी नए कारोबार के साथ शुरू किया जाए। और अल्लाह ने करम ये किया कि 1948 में मेरे दादा ने जब इंडिया से माइग्रेट किया तो उस ज़माने में सक्खर आए। सक्खर एक छोटा शहर है सिंध के अंदर, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। तो उन्होंने वहाँ की एक छोटी-सी दुकान खोली 1948 में जिसका नाम तो दुनिया दुनिया लाहौर देख रही है, कराची को देख रही है, या ढाका उस वक़्त देख रही थी, तो आप सक्खर चले गए। असल में हमारे गुजरात से जब जितने भी मेमन जब माइग्रेट किए ना, तो वो जितनी भी हमारे जानने वाले लोग या जानने उस ज़माने में दादा के जो थे, वो सब सक्खर या शिकारपुर आए थे। ओह! ठीक। एक्चुअली क्योंकि वो ज़्यादा तो उन्हीं इलाकों से, क्योंकि वही इलाका जो है इंडियन गुजरात, राजस्थान सब टच करता है। तो वो एक कड़ी मिलती है, तो उनको वहीं कन्वीनियंस लगा कि कराची इंटरनेशनल जो भी दादा की उस ज़माने में जो सोच थी, तो वो आए सक्खर। सक्खर आके एक दुकान खोली, लाला ट्रेडर्स। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत ही है मेजर साहब कि आज अल्लाह हमारे दादा जान को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे, हमारे वालिद साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे। हम आज चौथी नस्ल, मेरे बच्चे भी फैमिली के बिज़नेस में आ गए हैं। तो आज भी जो दादा की ओरिजिनल शॉप थी, वो आज भी एक्सिस्ट करती है। अच्छा, हाँ, आज भी हमारा तो आज उस हाँ, उस उस शॉप को कौन देख रहा है? हमारे जो सबसे ओल्डेस्ट एम्प्लॉयी ऑफ द कंपनी जो हमारे वहाँ पे मैनेजर हैं, हुँ, दैट इज़ 63 इयर्स ओल्ड एम्प्लॉयी।
ठीक है। जो कि वहाँ देखते हैं, और उनके 2 बेटे हैं, वो भी हमारी कंपनी में आज हैं। तो उधर और किस क्या कारोबार होता है? वहाँ वही ओरिजिनल जो दादा ने काम किया था, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का, ओह! अच्छा। कपड़े का ही काम है जो हमारा बेस था। लेकिन वो ओन आपकी कंपनी का? हमारी कंपनी करती है। हम लोग फिर ग्रो करके कराची गए, फिर हम लाहौर गए, फिर हमने मिडल ईस्ट में ऑफिसेज़ खोले। हमने फिर यूके में, इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए सब जगह पे एक्सपोर्ट ऑफिसेज़ खोले, एक्सपोर्ट करते हैं। मगर वो ओरिजिनल जो हमारी बेस थी ना, लेगेसी जिसको कहते हैं, उस लेगेसी को हमने कभी भी नहीं छोड़ा। हमने कहा यार, जब तक हमारे इंशाल्लाह ताला हिम्मत रही, हम उस लेगेसी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्राइड है, एक फ़ख्र है। हम अपनी नस्लों को बताते हैं, और हमारी नस्लों को ही कहते हैं, अगली जनरेशंस को, कि बेटा ये वो बुनियाद है जहाँ से जहाँ से स्टार्ट करके आप वहाँ से ओरिजिनली आपके दादा ने बीज डाला, अब्बा ने पौधा बनाया, और आपके अब्बा ने, अब हमने उसके फल खा रहे हो, और आप उसके फल खा रहे हो। तो ये इंडस्ट्री में कब आए जनरेशन है। फिर? हम लोग 1987 में प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री में आए। जी। इंडस्ट्री के लिए हमारा पहले प्लान था, मेरे वालिद साहब तो बहुत छोटे थे ज़माने में, तो वालिद साहब ने कराची में एक छोटी इंडस्ट्री लगाई टेक्सटाइल की, मगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, मगर वालिद साहब को हमेशा से एक जुनून था कि इंडस्ट्री में जाना है। तो फिर 87 में हमारा आज भी मेन हेड ऑफिस कराची में ही है, जो उस ज़माने में था। और फिर अब वालिद साहब ने कहा कि मैंने इंडस्ट्री तो लगानी है, और फिर अल्लाह का नाम लेके उन्होंने लाहौर में पहली इंडस्ट्री फैक्ट्री की बिस्मिल्लाह पढ़ी, और फिर अल्लाह की रहमत हो वो गई। किधर लगी? वो हमने लगाई थी कोटक में, कोट कोट लखपत में 90 से। फिर 91 के बाद फिर हम शेखुपुरा रोड चले गए, फिर हम लोग आपकी जो बड़ी खूबसूरत तरीन जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, सुंदर इंडस्ट्री स्टेट, जो पाई के अम्ब्रेला में आती है, हमने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई। हम उन लोगों में से हैं सुंदर में, कि जब प्लॉट्स की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, सड़कें नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं था। तो तो जब आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा सुंदर वाला? सुंदर का एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ट्रू, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और मैं कहता हूँ कि अगर हम देखने जाएँ तो हम, पहली बात तो हमारा कारोबार ऐसा है मेजर साहब, कि हमें दुनिया में ट्रैवल करना पड़ता है, सप्लाई चेन के लिए भी, और सही सेल्स के लिए भी। जब कभी हम इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान जाते थे ना, तो वहाँ पे बाकायदा एक क्लस्टर इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी होती थी, और हम हमेशा कहते थे यार, कभी पाकिस्तान में भी ऐसे दिन आए। और वो गली कोचों में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, नालों के पानी बह रहे हैं, ना बिजली है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई सेटअप है। अच्छा, मैं ना जब कराची 2 दफ़ा गया ना, तो फेडरल चैम्बर में भी गया और कराची चैम्बर में भी गया, तो यार यकीन करें, लोग एडमायर करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स पंजाब में हैं, वो सिंध में भी हो। ऐसे ही है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो सही इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्री की सोच रखता है, वो आज भी इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री लगाना चाहता है। सर, उसमें कोई इसलिए शक नहीं है, सबसे बड़ी बात है, आप मुझे एक बात बताएँ मेजर साहब, कि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। मेरी सुबह से लेके रात तक ये फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरा कारोबार कैसे चले। कैसे चलेगा? अल्लाह ताला ने जिन 1000, 1500, 2000, 3000 लोगों की मुझ पे ज़िम्मेदारी डाली है, उनका एक सस्टेनेबल कंसिस्टेंट बिज़नेस कैसे मूव करें। तो उसके लिए मेरा फ़ोकस, प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ में अनसर्टेनिटी है, इतनी ज़्यादा, आप समझ लें, कहना तो नहीं चाहिए, इतने अनसीन सर्कमस्टांसेस और ऐसे-ऐसे हिडन हमारे हर्डल्स हैं, कि हम आपको बता भी नहीं सकते बहुत दफ़ा तो, मगर अब वो क्या है, इम्यून सिस्टम हमारा हो गया हुआ है, उसका हम यूज़ मैं के हो गए। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना पाकिस्तान में, पहली बात है वो सब फरिश्ते हैं। मैं यकीन करो उन्हें फरिश्तों से कम नहीं समझता। क्यों? एक तो यार वो मेहनत करके, कोशिश करके, सरमाया लगाकर पाकिस्तान की माशी तरक्की में हिस्सा डालते हैं। दूसरा दूसरा सदका जारिया करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते ही 1000-200। तो मैं समझता हूँ इनकी कदर करनी चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है, इसका अगर कोई पोटेंशियल है ट्रू सेंस में, आप तब देखेंगे जब जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अनसर्टेनिटी ख़त्म करेंगे। आप किसी भी शक्ल में इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉन्फिडेंस दे दें कि अगले 10-20 साल यही पॉलिसी रहेंगे, तो आपको फिर ट्रू कलर्स नज़र आएँगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मेजर साहब, हमें यही नहीं पता होता। अब हमारी बदकिस्मती देखिए, माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू अपॉलजी, विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब ये देखिए, हमें 3 महीने बाद पता लगता है कि हमारे पास कोई ना कोई सेस लग के आ रहा है पिछले 3 महीनों का, कोई बिजली के हिडन कोई लॉसेज है, वो हमें अगले महीनों में रहे। अब जिन साहब ने अपनी प्रोडक्शन करके आज की कैलकुलेशन पे, आज की डॉलर पे, आज की इंपोर्ट पे, आज की डॉलर के रेट पे एक्सपोर्ट किया, या अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर दिया, फिजिबिलिटी आउट हो गई ना। मतलब आपको अगर जब सरकार आपकी इनपुट कॉस्ट ही
वेरिएशन आ गई इतनी और ज़्यादा। आपने वो बिल में डाल दिया, वो आपने कैसे, आप जो प्रोडक्शनें चल चुकी हुई हैं, जो माल सेल हो चुके हैं, जो काम आप कर चुके हैं, उसको आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, थोड़ा बहुत अमाउंट फ़र्क आता है। जब आप एक बड़े स्केल पे काम करते हैं, तो वहाँ पे इतना दुनिया में टफ कॉम्पिटिशन है, और सबसे बड़ी बात मेजर साहब, फिटेस्ट सर्वाइवल का दौर है। अब बात समझें, फिर ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन है, तो इंडस्ट्री सर्वाइव दो करती है। चीज़ें नाज़रीन मैं जो परवेज़ कहना चाह रहे हैं ना, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आपकी प्रोडक्शन 95% है, तो आपका सर्वाइवल है, या ओवर 90%, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ज़हन है ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत पैसा कमाता है, यकीन करें इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत छोटे मार्जिन पे खेल रहा होता है। क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे इंटरनेशनल खेल रहा हो या नेशनल लेवल पे खेल रहा हो, तो वो बड़े थोड़े मार्जिन पे खेल रहा होता है। तो जब इतनी बड़ी वेरिएशन आती है अचानक इनपुट में, तो वो फिर समझ से बाहर हो जाती है। मेजर साहब, सबसे बड़ी बात आप ये देखें ना कि इंटरनेशनली या लोकली कंपटीशन का ये हाल होता है कि हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना ऐसे है। ही है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक़्त ओपन है, मार्केट है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक़्त हमारे पास जो आ रहा है, वो आ रहा है एनर्जी कॉस्ट का। हम किस तरह, जो इंडस्ट्री, मैं कहता हूँ आज की तारीख में जो इंडस्ट्री और जो बिज़नेसमैन आज की तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अगर कम्पीट कर रहा है, मैं कहता हूँ सलाम है उस शख्स को और उस कंपनी को। क्यों? कि आप इतनी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट होने के बावजूद, फिर भी और एक्सपोर्ट कर। और इतनी ज़्यादा बैंक की कॉस्ट, देखिए ना, दुनिया में 5%, 6%, 4% के लेवरेज पे आप एक्सपोर्ट, आपको फाइनेंस मिलता है। यहाँ पे आज भी आप लोगों ने डबल डिजिट पे गाइबोर का रेट रखा हुआ है। स्टेट बैंक का 11%, फिर जो डोमेस्टिक बैंक है फर्दर कोई 1% लेता है, कोई 4% लेता है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशंस ऑफ द बैंकर विद द इंडस्ट्रियलिस्ट। आप ऑलरेडी इतनी एंड द साइज ऑफ द फैक्ट्री। एक आप इतनी हेवी फाइनेंशियल कॉस्ट और इतनी एक्सपेंसिव एनर्जी एनर्जी कॉस्ट, को रीजनल एनर्जी कॉस्ट, उसके बावजूद अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सर्वाइव करे, तो इसका मतलब है अल्लाह ने उसको ज़रूर कोई ना कोई तो मैंने खूबी दी है। तो मैंने क्या कहा है कि वो फरिश्ते हैं। फरिश्ते ऐसे ही है। हाँ। दूसरी बात, आपको एक छोटी सी बात कहूँ जिसको हम मायने ही नहीं देते। हमारा मीडिया ये दिखाता है जी कि हमने वो कोई नहरों का पानी मूव करना था, तो 14 दिन हमने मेन हाईवे बंद कर दिया। मीडिया ये ज़रूर दिखा रहा है 14 दिन में, मगर मीडिया ये नहीं दिखा रहा कि उस 14 दिन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी, और जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, हमारे पास एक ही पोर्ट है। नहीं, नहीं, 3 चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपने सेल कर दिया, वो रास्ते में ब्लॉक हो गई। सर मैं वही तो ठीक कह है? मटीरियल जो आना था वो ब्लॉक। आपकी इंडस्ट्री ब्लॉक हो गई बिकॉज़ रॉ मटेरियल नहीं पहुँच सका। दूसरा, आपकी जो एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स थी, आपकी ट्रेन का सिस्टम ऐसा नहीं है और उसकी कॉस्ट ऐसी नहीं है कि हम कवर यार कर सकें। सारे परवेज़ आप जैसे अमीर भी नहीं है ना, कुछ मेरे जैसा गरीब इंडस्ट्रियलिस्ट भी है ना, वो 14 दिन का स्टॉक कहाँ से मेंटेन करेंगे? 14 दिन की अगर सेल नहीं होगी, पैसे नहीं आएँगे, पैसे नहीं आएँगे तो मिल कैसे चलेगी? मैं आपको ये तो कहता हूँ, अब मैं, चाहे मैं कहता हूँ कुछ भी है, गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा एक्सेस, ऐसी रूट देना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, या जो मल्टी आपकी जो इंडस्ट्री है, उनको कोई हर्डल ना है बस। अच्छा ये बताएँ आप तो अब टेक्सटाइल में है ना? जी। अच्छा पाकिस्तान का हमेशा से हमने सुना कि पाकिस्तान की जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल है, जी। ठीक है? 2-3 क्वेश्चन बनते हैं मेरे। नंबर 1 हमने स्पिनिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। हमने धागा ही बनाते गए, ठीक है? जब हम धागा बनाते गए, तो जब उस पे क्राइसिस आया तो तब हमें सोच नहीं आई कि हमने वैल्यू एडेड भी बनानी है, जी। ठीक है? अगर मैं वियतनाम देखूँ, बांग्लादेश देखूँ, इंडिया देखूँ, तो ये ममालिक तो वैल्यू एडेड में हो तो उनके पास तो धागा नहीं है, सही बात। उनके पास तो कॉटन नहीं है। हमारी हालत ये है कि हम 1.5 लाख या 14 मिलियन की बेल से नीचे 5 मिलियन की बेल पे हैं। एक्सपोर्ट हमारी उधर ही खड़ी है और वैल्यू एडेड में भी हमने ये खातर-खा ग्रो नहीं किया जो हमारा पोटेंशियल था। तो अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को टेक्सटाइल के हवाले से कैसे स्ट्रैटेजाइज़ किया जाए ताकि अगर उसे स्ट्रैटेजाइज़ करेंगे तो आगे चल के हम इसका जो ट्रू टारगेट है वो अचीव कर सकेंगे? सर मैं आपसे गुज़ारिश करूँ, अल्लाह से डर के बात करूँ कि एक ज़माने में जब हमारे हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मैं बात कर रहा हूँ 2008, 9, 2010, 11, 12, जब मेड इन पाकिस्तान के हमारे एग्ज़िबिशन्स होते थे,
और हमारी गवर्नमेंट्स और उनकी गवर्नमेंट्स की बहुत अच्छे रवाबित थे और रिलेशंस बहुत अच्छे बिल्ट हुए थे। उस ज़माने में हम एक ही बात मिनिस्ट्री के साथ बैठ के करते थे और मैं उसके अंदर एक की मेंबर था उस कमेटी का। हमारे लिए रीजनल मार्केट में 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन थी इंडिया की। और उस ज़माने में भी जब हम लोग सिर्फ कोर्सर काउंट बनाते थे, मैं बात कर रहा हूँ रुई की। इंडिया के साथ जब हमारे ताल्लुकात थे तो इंडिया ने वहाँ पे लोकल एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की। और एक फर्म आती है ईएलएस, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, जिससे आप फाइनर काउंट्स बनाते हैं 60, 80, 100। दुनिया में जितना फाइनर काउंट जाएगा इतनी आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि $1 का एक्सपोर्ट करें या वही ग रुई को $6 में $6 में कमी करके करें तो आपकी इकोनॉमी कहाँ बूस्ट करती है। हमारे यहाँ सबसे पहले सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसके लिए मैं एसआईएफसी की भी कमेटी है उसके अंदर भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। हमारी बहुत मीटिंग्स होती हैं उनके साथ और हम उनको एक ही बात के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं कि जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे टेक्सटाइल की पॉलिसी को ठीक नहीं करेंगे, हम ना 2-3 चीज़ें मिक्स ना करें। एक है टैक्स रिफ़ॉर्म्स, ठीक है एक है एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ठीक है मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके रॉ मटेरियल्स को ठीक होना, लाइन अप होना। हम आज इतनी जो शोर मचाते हैं कि ईएफएस में यान आ गया, यान आ गया। हम क्यों यान की बात करते हैं? अगर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट, देखिए दुनिया में एक बात समझे मेजर साहब, कुछ भी कर लें आप, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा ब्रॉट अप है, जो मैंने सीखा है, जब तक स्टेट की विल नहीं ना, दुनिया में काम नहीं हो सकता। स्टेट की विल चाहिए और स्टेट कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टेट कौन है? जो कि थिंक टैंक से पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन करने के लिए पॉलिसी मेकर पॉलिसी मेकर्स। तो स्टेट की विल ये होनी चाहिए कि बाकायदा इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के बाद उनके केपीएस डिफाइन किए जाए कि भाई तुम लोग जो काम कर रहे हो, कमेटी वीकली बेस पे, मंथली बेस पे क्या परफॉर्म करती है। आज आप कोई काम करने जाते हो, आज कोई नया सीड बनाने जाते हो, आज कोई चीज़ करते हो, उसके रिजल्ट 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल, आज आप चावल की जितनी बात करते हो, उसके पीछे मेहनत हुई है। ऐसे नहीं हुआ कब राइस में इतना आप बूस्ट कर गए हो एक्सपोर्ट्स में या प्रोडक्शन में। ऐसे ही आपने कॉटन के ऊपर मेहनत करनी है। नहीं, एक सेकंड, अभी आपने कहा कि आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं एसआईएफसी में और आप एप्टमा में भी एक्टिव हैं, आप पंजाब में भी एक्टिव हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो भी आप बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की कॉटन के हवाले से, क्या इस पे कोई काम हो रहा है या कोई सोच डेवलप हुई? अच्छा, क्या उसका फर्स्ट इनिशिएटिव ले लिया गया? नहीं, बातें बहुत होती हैं। हुँ। उसमें उसमें जो हमारी देखिए हमारी ना 2 एप्टमाज़ है। एक है जिसको गौर भाई गौर एजाज़ साहब जो है जिसको लीड करते हैं, जिसको ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स कहते हैं। और एक है एप्टेमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स, जो हमारी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स को देखती ओके, है। तो मैं एक्चुअली 2 दफ़ा ना उसका सेंट्रल पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन भी रहा हूँ। अभी मेरा टेन्योर खत्म हुआ है, ठीक। इस साल भी। तो कहने का मकसद है कि हम हमेशा से एक ही बात पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ़ोकस करवाते रहे हैं, कि आप वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के ऊपर फ़ोकस करें। नहीं, पहले मुझे मैं आपकी बात हुई है, मैं आपकी उसे उसी पे आ रहा हूँ। तो उसके लिए हमने बार-बार इन लोगों से एक ही बात की कि जब तक आप कॉटन की क्वालिटी को कंटामिनेशन का मसला क्या हमारे अंदर पहली बात है कैपेसिटी है? है। अच्छा, वो ममालिक जो कभी एग्रीकल्चर नहीं करते थे। इश्यू किधर है? इश्यू तो मैंने से ज़मीन हमारे पास मौजूद है, काश्तकार हमारे पास मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, करने की विल मौजूद है, देन वेयर इज़ द इश्यू? करने की विल मौजूद होना, हाँ। तो ये हो जाएगा। नहीं, तो करने की विल किसकी चाहिए? गवर्नमेंट की चाहिए। गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि इसके ऊपर फ़ोकस किया जाए। ठीक है, फोकस कर दिया, इसको अब इसको क्या करें? इसके ऊपर फ़ोकस किया जाए और फ़ोकस करके इसकी जो एक कमेटी बने, हुँ। उसकी बाकायदा मंथली मीटिंग हो और ओके, ये भी हो, नहीं, नहीं, खाली मीटिंग ना हो। करना क्या उसमें? मीटिंग ना हो, मीटिंग हो और बाहर से इंटरनेशनल जितने आपके लोग हैं, उन कंपनीज़ को बुलाया जाए, उनके साथ बैठ के अंडरस्टैंडिंग की जाए, सो सीड्स डेवलप किए जाए यस, और और सबसे बड़ा फ़ोकस होना चाहिए हम लॉन्ग स्टेपर्स और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपर्स की रुई डेवलप करें। नहीं, जब तक ये नहीं करेंगे, हम खुद कफ़ील नहीं हो सकते। नहीं, ये आज की तारीख में 1 मिनट सॉरी चूँकि मैं बात काट रहा हूँ। आज की तारीख में हमारी जो गौर एजाज़ साहब की जो एप्टेमा है, वो चीखती क्या है? ईएफएस पे। यार ईएफएस क्यों है? ईएफएस इसलिए है कि आपके पास प्रॉब्लम है कि आपके पास तो फाइन काउंट है ही नहीं। आपकी मजबूरी है, आप वैल्यू एनुअल जो मैं तो दुनिया मैं परेशान इस बात पे हूँ कि इतना सादा सा मसला है, ठीक है? और जहाँ हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद कहीं न तो कहीं इश्यू है ना, जिसकी वजह से हम वो सीड डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे। चलें,
नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ हुकूमत को इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए और हम चूँकि हमारा ताल्लुक इंडस्ट्री से और हम इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान चूँकि टेक्सटाइल एक बैकबोन है, तो सीड डेवलप होगा तो जिसकी तरफ परवेज़ लाला हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि इसका जो काउंट है, वो बेहतर होगा, तो वो तभी मुमकिन है जब सीड अच्छा डेवलप आपका होगा। इम्पोर्ट प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए। दूसरा मैं आपको एक और थोड़ी-सी ऐड कर दूँ। एक चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है। कुछ अरसे से एक परसेप्शन चेंज हुआ है हमें जो नज़र आया है ऊपर इस्लामाबाद में और हमने दोबारा इनको ये बात रियलाइज़ कराई है कि आप इंटरनेशनल स्टडीज़ देख लें, सर्च कर लें, सर्वेस करवा लें। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना, हुँ। वो टेक्सटाइल में है। ऑफ़ कोर्स। हाँ, क्यों? देखो कि दुनिया टेक्सटाइल में और हमारा सबसे बड़ा आज की तारीख में बेनिफिट क्या है? हमारा ह्यूमन रिसोर्स दुनिया में सबसे सस्ता है। सस्ता है। आज भी आप हिसाब लगाओ कि $100 में, $150 में आपको ह्यूमन रिसोर्स अब अच्छा तो मिल जाता है। अब तो अभी मैं बात कर रहा था, हमारे एक दोस्त हैं टेक्सटाइल वाले, वो मुझे बता रहे थे कि अब तो कॉटन के रिलेटेड जो फाइन प्रोडक्ट्स हैं, वो बनना बंद हो गई हैं, क्योंकि दुनिया में कॉटन की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। ऐसे उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि और उसके अल्टरनेटिव बहुत आ गए हैं। उसकी वजह ये है कि मैन मेड फाइबर्स के अंदर ना दुनिया में बहुत डेवलपमेंट्स हो गई हैं। हुँ। मैन मेड फाइबर्स ठीक है। उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट्स हो गई हैं और फिर दूसरा ये है कि एंड ऑफ द डे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स महँगे होते हैं और दुनिया में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। हुँ। इस वजह से दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की करनी थी और जो तरक्की कर रहे थे, उन्होंने एक सोच डेवलप की कि क्यों ना उसके अल्टरनेट प्रोडक्ट्स के ऊपर मेहनत की जाए ताकि हमारी एग्रीकल्चर लाइन पे भी प्रेशर कम हो जाए। हमें फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और दूसरा हमको ऐसी प्रोडक्ट दें जिससे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन आए। चलें। अच्छा, मुझे ये बताएँ, अब बात है वैल्यू एडेड की और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि हमारी एप्टमा बॉडी होने के बावजूद, ठीक है? हमारी इतना बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर के होने के बावजूद, हमने वैल्यू एडेड पे तवज्जो ही नहीं दी। दुनिया कहीं से कहीं निकल गई। हम वैल्यू एडेड में अभी हमें होश आ रहा है कि हमें वैल्यू एडेड में जाना चाहिए। उसकी क्या वजह है कि हमने इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी? असल में ना इसमें फिर वही बात आ जाती है आपका आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग तो इसके ऊपर फ़ोकस थे, हुँ। वैल्यू एडेड पे, असल में इसमें बहुत बड़ी बात है एक्सपोज़र की और अवेयरनेस की भी है और फिर अप्रोच की भी है। हम ना अभी किसी एक फोरम को या एक इंडस्ट्री को या एक सेक्टर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। बात है कि एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये बात अभी सच है कि हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारा यहाँ का एंटरप्रेन्योर उस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर नहीं कर स जैसे दुनिया ने किया, ये एक सच्चाई है। मगर उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं की पर्सन्स कि अगर आप उनका नाम लें तो उनका नाम सुनहरे हुल्फ़ों में आज भी लिखा जाना चाहिए कि इन्होंने उस ज़माने में भी वैल्यू एडेड पे एफ़र्ट की। जब यहाँ पे ना वो कहते हैं ना कि वो क्या दूध बिकता है मलाई क्यों बेचें, मलाई बिकती है मक्खन क्यों बेचें, ये वो हाल हाल था है। कि जब उसी में इतनी तो हमारे दोस्त शहज़ाद स्टाइल टेक्सटाइल, माशाल्लाह वन ऑफ द बिगेस्ट तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, वैल्यू एडेड में मैं कहा। आपको बता अब हम हैं। अब अगर हम आपको कहते हैं कि हमारा जैसे आप हो, हमारा ब्रांड है लाला। अब आपको ये बात सुन के शायद हैरानगी हो कि मैं हमारा जो लाला ब्रांड है इंटरनेशनली भी रजिस्टर्ड है। माशाल्लाह। हमारा वो यूएस में रजिस्टर्ड है, यूके में रजिस्टर्ड है। इवन के उस ज़माने में जो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे थे, तब हमारा इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ, यूएई में रजिस्टर्ड है। तो उस ज़माने में हम लोग गए और जिन-जिन लोगों ने उस ज़माने में एफर्ट की, आज अल्लाह की रहमत से चाहे कुछ भी हालात हैं, एक एज तो आपको रहता है ना। हुँ। मगर ये कि उसके अंदर आपको आर-एन-डी बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत होती है नहीं, इसके ऊपर। वैल्यू एडेड पे तो मेहनत चाहिए ना। हाँ, क्यों जब कस्टमर की चीज़ आपने $6 में बेचनी जब है। कस्टमर ने प्राइस पे करनी है तो उसने 6 ऑप्शंस चेक करने हैं हुँ। कि कौन से ऑप्शन में मैंने पैसे पे करने हैं। नहीं, वैल्यू एडेड में तो इस वक़्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो सबसे बड़ा इश्यू है, वो कंप्लायंस का भी है। ऐसे ही है ना, सबसे बड़ा तो मसला आपको इंटरनेशनल जब एक्सपोर्ट करनी है, तो आपने कंप्लायंस भी पूरी करनी है। ऐसे ही है, मगर उसके अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलने क्या आपको ये इश्यू आ रहा है? यार देखो कंप्लायंस के इश्यूज़ तो आते हैं, बहुत इश्यूज़ हैं, मगर उसके लिए फिर आपको उस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी। बात ये कि अगर ऊपर जो एंटरप्रेन्योर बैठा है, जो सीईओ ऑफ द कंपनी बैठा हुआ है, अगर उसकी अप्रोच है, उसकी विल है, उसका विज़न है, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप फिर समझें। जैसे अभी आपने स्टाइल की नाम ली शहज़ाद साहब की, तो अल्लाह की रहमत है, आपने वो भी इंटरलूक का मिसाल दी। इंटरलूप देन। अब दिलेन की मिसाल, ये लोग हैं ही ना,
बिग जाइंट्स हैं। हमारी ये डायनम्स के अंदर इतने बड़े-बड़े ग्रुप कराची में बैठे हुए आर्टिस्टिक यूएस अपारेल। यूएस अपारेल काम कर ही रहे हैं ना। हर कोई अपने-अपने लेवल पे अपने-अपने तरीके से काम सो बात वही है जो परवेज़ कहना चाह रहे हैं कि जो ऊपर बंदा बैठा है, अगर उसकी विल है, वो अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता है और दुनिया की कंप्लायंसेस को मीट कर रहा है, अपनी कॉस्टिंग को मैनेज कर रहा है, तो वो ग्रो करेगा, उसको अपॉर्च्युनिटी मिलती रहेगी। चलें, अब आज की बात कर लेते हैं। पिछले जो 6-8 महीने से दुनिया में एक बहुत बड़ी एक इश्यू खड़ा हो गया और वो इश्यू अमेरिका ने खड़ा किया, ड्यूटीज़ का, ठीक है? और हमारे रीजन में जो सबसे बड़ा पाकिस्तान इज़ अ वेरी लकी, लकी सी बात, ठीक है? कि पाकिस्तान पे तो वो तलवार इतनी नहीं चली, जो तलवार इंडिया पे चली, जो तलवार बाकी ममालिक पे चली। तो क्या हमें अपनी एक्सपोर्ट, चूँकि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में है, तो क्या पाकिस्तान को इसका आपके टेक्सटाइल में एडवांटेज मिलेगा, जैसे आपकी अपनी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है? असलन ये है कि उसको एज़ सच एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल क्यों? रहा? उसकी बड़ी वजह ये है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट को इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करने की ज़रूरत है, हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारा एक्सपोर्टर, हर तरह से फुली इक्विप्ड है, काम करने के लिए भी, मेहनत करने के लिए भी। प्रॉब्लम आ रही है हमारी कुछ ऐसे हर्डल्स, जिसमें सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है एनर्जी कॉस्ट का, सबसे बहुत बड़ा मेरी इश्यू। डेनिम वालों से बात हुई है, वो तो कह रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, हमारे पास क्वेरीज़ भी आना शुरू हो गई हैं, ऑर्डर भी आना शुरू हो गए हैं। और फिर मेरी कारपेट इंडस्ट्री में बात हुई है, हमारे लाहौर कारपेट वाले शेख शायद साहब, अ, उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, जो इंडिया के ऑर्डर कैंसल हुए हैं क्योंकि टैरिफ उधर 100% से भी ज़्यादा है या प्रॉब्ली 100% है। तो उसकी वजह से तो उनकी कॉस्ट ही टोटल आउट ऑफ देखिए, प्रोपोर्शन। आप मेरी बात समझिए, मैं आपको फिर गुज़ारिश करूँ, आप अमेरिकन पॉलिसी को समझते हैं। ये रात को कहते हैं कि सुबह हम 25% ड्यूटी बढ़ा देंगे और अगले दिन रात को कहते हैं जी हमारे ताल्लुकात हम रिवर्स कर देंगे। इंडस्ट्रियल प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी इस तरह कभी नहीं बनती। आप बात को समझें। आप इस किस्म की चीज़ों को सामने रखते हुए ना, नहीं, मैं नहीं देखो, समझता। नहीं, देखिए, आज तो वो टैरिफ लागू हो गया ना। अच्छा मेरी बात सुनें, वो जो टैरिफ लागू हुआ है, अगर वो टैरिफ कंसिस्टेंट रहता है 1 साल, ठीक है, तो 3 से 4 माह बाद तो ये वाले ऑर्डर्स यहाँ आएँगे, सैंपलिंग होगी, शिपमेंट रेडी होंगी। 6 महीने बाद इनका पहला साइकिल जाएगा और 1 साइकिल चलेगा। तो ठीक, इसका इम्पैक्ट आपको आना है तीसरे या चौथे क्वार्टर में, ठीक। पहले क्वार्टर में नहीं आना। नहीं तो पहला क्वार्टर तो हो गया ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कह रहे हो ना, ऐसा नहीं है। जो इन्वेस्टर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैंने तो इसलिए ये क्वेश्चन किया, देखो, आपने कहा मेरी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, ठीक है? मैं सिंपल आप ही के कॉन्टेक्स्ट में बात, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब फिर बात 2 बातें मिक्स हैं। मैं अगर अब स्पेसिफिक लाला की प्रोडक्ट्स की बात करूँ ना, लाला वेस्टर्न प्रोडक्ट्स में काम नहीं करता। लाला होम टेक्सटाइल में काम नहीं करता, लाला डेनिम में नहीं करता। हमारी स्पेशलिटी क्या है? 76 ईयर्स की हमारी हिस्ट्री क्या है? हमारी हमारी रिकग्निशन क्या है? लाला एथनिक वियर प्योर एशियन ड्रेसिंग में काम करता है। ठीक मतलब है, हम जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी औरतें जो कपड़े पहनती हैं ना, हम उन्हीं कपड़ों के अंदर फर्दर वैल्यू एडिशन करते हैं, उनको स्टिच करते हैं और जो एशियन कम्युनिटी, सब कॉन्टिनेंट की जो कम्युनिटी है ना, इंडिया में जो सब कॉन्टिनेंट की कम्युनिटी ना, जो सब कॉन्टिनेंट की कम्युनिटी है ना यूके और नॉर्दर्न अमेरिका में, हम उनको कैटर करते हैं। तो हमारा हमारा बिजनेस तो डिफरेंट माइंडसेट का है ना। हुँ, हमारा हमारा ये नहीं है कि वेस्टर्न वेयर की टी-शर्ट्स की गारमेंट था, ये मेरी स्पेसिफिक बात करता हूँ। मगर मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो भी यहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आज की तारीख में इनको ऑर्डर आ भी रहे हैं, तो वो अगली एक्सपेंशन से पहले 10 दफ़ा ये सोचते हैं कि फर्दर मैं अपने प्रोडक्शन लाइन को एक्सपेंड करूँ। कल को ट्रम्प साहब का मूड बदल जाता है और अचानक ताल्लुकात जैसे भी हुआ, ईरान की वॉर में ये लग रहा था खुदा ना खास्ता एक आध बम अगर दुबई में फट गया या कतर में फट गया, तो पूरी दुबई की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, सारा इन्वेस्टर मर जाएगा। अच्छा ये हमारे ये भी तो प्रमा जैसे हम अपने मुल्क की बात करते हैं, इंटरनेशनली भी तो बड़ी अनसर्टेनिटी है ना। कल रात को देखो ना, कल फिर उसने एक बात कर दी है। कल जो उसने दिवाली का स्टेटमेंट दिया है, और जी मैं बड़ा खुश हूँ जी, मेरी बात अब इंडियन मीडिया डिनाई कर रहा है कि हमारी मोदी से बात ही नहीं है, हमारी बात ही नहीं हुई, मोदी साहब कह रहे हैं। वो कह रहा है हमारी बात हुई है, फिर वो कहते हैं 7 जहाज गिरा दिए। आप देखें ना अब इसकी वो रशियन ऑयल पे बात हुई है। अब मेरी बात जिस नहीं, नहीं और फिर मैंने कल उसकी स्पीच सुनी है। अच्छा, हाँ,
अच्छा चलें मुझे ये बताएँ, ये तो बात हो गई। अब हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं, आज की तारीख में अच्छा, आज की तारीख में बहुत अच्छे हैं और माज़ी में अच्छे नहीं थे, ठीक है? वो भी दिन देखे हैं। वो भी दिन हमने हम वाइट ठीक है? कंपनी थे और गुल अहमद वाइट कंपनी था, जिन्होंने जब 2011-12 में इंडिया से रिलेशन अच्छे हुए, तो हमने वहाँ पे हमारे एक दोस्त को कहा कि आप जो है एक कंपनी बनाएँ और वहाँ पे हमारा ऑफ़िस बनाएँ और हमने दिल्ली के अंदर में चांदनी चौक में अपना ऑफ़िस बनाया अच्छा, और वी वर द ये तो अभी वो है अब? वी वर द ओनली कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान जो वाघा से ऑफ़िशियल एक्सपोर्ट करते थे और अच्छा, गुल अहमद वाज़ द ओनली कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान जो कराची से बॉम्बे एक्सपोर्ट करते थे मेजर साहब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप समझें, आप यकीन करें कि वहाँ पे एनटीबीज़ बहुत थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो नज़र नहीं आते। मगर अभी शिपमेंट ही रोक दी और फैशन आइटम है। तो जो आप आपके बोले पैसे थे, या तो जैसे पेरिफेरल होता है, खत्म हो गया? इसी तरह हमारा फैशन आइटम होता है। अब हुआ था क्या था कि हमारे यहाँ से जैसे ही वाघा से शिपमेंट निकली, अटारी पहुँची, इन्होंने जी लैब रिपोर्ट दियो जी, एनी दियो, वहाँ पे वहाँ बॉम्बे तंग करते थे। हमने फिर जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया, फिर इनकी जो फ़िक्की थी, जैसे हमारी ये फेडरेशन है, उनको इन्वॉल्व किया, उनकी मिनिस्ट्री को तो इन्वॉल्व, कॉमर्स को इन्वॉल्व, और हमने अपनी लाइन्स को स्ट्रीमलाइन किया और रिलेशन अच्छे थे, तो हर जगह पे हम लोगों की चीज़ें ठीक हुई और वहाँ एक बहुत बड़ा बिज़नेस डेवलप हुआ। बट जैसे ही मोदी साहब आए, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान एक उन्होंने कार्ड प्ले किया और पूरा बिज़नेस पहले उन्होंने 200% लगा दिया, फिर यहाँ से ट्रेड ही बंद कर दी और सब कुछ बंद हो गया। अच्छा नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ नाज़रीन के लिए कि एक बड़ी गुफ्तगू हुई कि जी कि पाकिस्तान से जो इंडस्ट्री है बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है। आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी और वो जब शिफ्ट हुई, तो उसके बाद वापस नहीं आई। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक़्त में ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा या पाकिस्तान में इंडस्ट्री दोबारा ग्रो करेगी? जो इंडस्ट्री बांग्लादेश चली। सच बात आपको ये बताओ, जब तक हम कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के साथ नहीं आएँगे हुँ, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हुँ, एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि 10 साल का टाइम फ्रेम नहीं सेट करेंगे, एनर्जी का, टैक्सेशंस का, फाइनेंशियल कॉस्ट का, अगर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते हम और हर 6 महीने, 3 महीने अचानक रात को सुबह पॉलिसी चेंज करते हैं, टू बी वेरी ट्रू, जितनी यहाँ से वेल्थ फ्लाई कर चुकी हुई है ना, टू बी वेरी ट्रू, कोई मजबूरी में आए तो आए। देखिए मेरी अ, मैं आप हमारी बात करें, हमारे तो जीना मरना यहाँ है और एक माइंड बना हुआ है कि हमने नहीं जाना, वरना हमारे ही कितने जानने वाले रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं। मेरे कितने रिलेटिव्स यूएस शिफ्ट हो गए बिजनेस बंद करके, हमारे कितने दोस्त हैं दुबई शिफ्ट हो गए हैं बिजनेस बंद करके। लेकिन आप नहीं हुए। हमारा दिल नहीं करता, हम तो आज भी कहते हैं ये जन्नत है, अल्लाह चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जन्नत इसकी वजह है कि यार हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ बड़े हुए, हम, मेरी अपनी माइंडसेट है, अपनी एक अप्रोच है। अल्लाह से आफ़ियत वाला रिज़्क माँगना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मैं तो एक और माइंडसेट के साथ देखता हूँ कि हमारी अगली नस्लें नेक रहेंगी या नहीं। बाहर पैसा तो मिल जाएगा, नेकी कहाँ से लाओगे? नेकी का ईमान कहाँ से लाओगे? नहीं यार, एक देखो रियल देखो ना, आपको कारोबार में आज 77 साल हो गए। और मैंने फैमिली को, ठीक है? देखो मैं एक और डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। मैं इस एंगल से देखता हूँ कि पाकिस्तान में ज़रूर ये इश्यूज़ हैं, पॉलिसी के रिलेटेड, ठीक है? बट अपना मुल्क है, पहली चीज़। ऐसे ही दूसरी चीज़ धंधे के लिहाज से मैं देखूँ, तो पाकिस्तान यार 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ऐसे ही ठीक है? और पाकिस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है। ऐसे ही इस मार्केट में स्पेस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है, जो जम के कारोबार करना चाहता है, उसके लिए जगह मौजूद है। ऐसे हम कर ही रहे हैं ना। कर ही रहे हैं ना, दुनिया कर ही रही है ना। तो पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री के लिए मेरे नज़दीक पाकिस्तान से बेहतर बहुत कम ममालिक हैं। सिर्फ़ आपको इधर से स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कारोबारी लिहाज से, पॉलिसी के हवाले से, किसी भी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट होती है और मार्केट भी इम्पोर्टेंट होती है। हमारे पास मार्केट मौजूद है, पॉलिसी को हैंडल करना है इधर से हमने। अगर हम इधर से स्ट्रॉन्ग होके हैंडल कर लेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज भी जो इंडस्ट्री चल रही है, वो कुछ तो कर रही है ना, कमा देखिए रही है ना। देखिए मेरे साहब, मैं आपसे डिनाई नहीं करता, मगर एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। आप हुँ, बात समझे, मेरी जेब में 100 रुपए है, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैंने एक इंडस्ट्री लगा ली 70 रुपए की, अब मेरे पास 30 रुपए, अब मैं कारोबार कर रहा हूँ और 70 रुपए की इंडस्ट्री आके मैं 100 रुपए से कारोबार कर रहा हूँ, 2 रुपए कमा रहा हूँ, 20 रुपए कमा रहा हूँ, 5 रुपए कमा रहा हूँ।
जो ये हालात चल रहे हैं, जब मैं उसके अगेंस्ट पे कैलकुलेशन करता हूँ और फिर हर वक़्त ये डर मेरे ज़हन में रहता है कि डॉलर ना नीचे आ जाए, डॉलर ना और ऊपर चला जाए। हुआ है ना, क्या? लोग क्यों घबराएँ? मैं आपको कह रहा हूँ मेरा तो जीना-मरना, मेरा ब्रेड एंड बटर और मेरा एक माइंडसेट है। जिन का ये माइंडसेट था वो मगर इस बात को मेजर साहब आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है। इस बात को मान लें। यानी आई एग्री, इसको एग्री। हम ये कहें पाकिस्तान के लिए ऑप्टिमिस्टिक होना गुड है। यानी हुआ हाँ, मोरल ऑफ कर देखो लें देखो गुड है। सब कुछ है, लोगों को एनकरेज करें ठीक है, जो खुद भी जो मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, मैं कहता हूँ है। मगर हमें जब तक गवर्नमेंट सीरियस नोट्स पे इन कोर इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करती और इन कोर और इश्यूज़ करने चाहिए, और करने मैं कहता हूँ आज की तारीख में भी मैं ये नहीं कहता कौन-सी गवर्नमेंट मुझे ये पता आज की तारीख में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देखो, कारोबारी बंदे की कोई हुकूमत नहीं होती। जो मर्ज़ी जिसकी मर्ज़ी हुकूमत हो, आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, वो जो इनिशिएटिव्स ले वही हमारी हुकूमत है। वो जो इनिशिएटिव्स ले रही है, चाहे वो कोई भी है, आज वो जो इनिशिएटिव्स ले रही है वो सब आपके बिज़नेस फ्रेंडली, हुँ, पॉपुलेशन फ्रेंडली, अवाम फ्रेंडली पॉलिसीज़ बन रही हैं। बेशक। मैं कहता हूँ यार 100 बसें कही जाती हैं, 50 आ रही हैं, चल रही हैं, फैसिलिटेट हो रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, मेट्रो बनी। कहीं से तो स्टार्ट मैं हो रहा कहता है। हूँ मैं अपनी बात करता हूँ हमारी एक मिल शादरा में है, एक हमारी फैसिलिटी जो है गज्जू-मत्ता है। अगर हम शादरा से गाड़ी पे नहीं, आपके 1 तो सुंदर 1.5 में भी है। घंटे और सुंदर में भी है, वो अलग है। हुँ, मैं इस रूट की बात कर रहा हूँ। हुँ। तो मेरा लड़का ₹40 या ₹50 लेता है, शादरा बस में बैठता है, एग्ज़ैक्टली 40-45 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, ये क्या हुआ? आपने कम्यूट सिस्टम आसान कर दिया, आपने ईज़ी कर दिया ना लोगों के लिए। जितना आप अपनी आवाम को फैसिलिटेट करोगे, इतना चीज़ें आपकी फ्रेंडली हो जाएँगी। वही आपकी बिज़नेस फ्रेंडली हो जाएँगी, वो आपकी इंडस्ट्री फ्रेंडली हो जाएँगी। अच्छा, दूसरी आखिर में एक क्वेश्चन पिडमिक के हवाले से। एक फैक्ट्री आपकी पिडमिक में है, एक गजुमत्ता और एक शादरा। तीनों में आप कहाँ कंफर्टेबल पीस ऑफ माइंड के साथ काम करना चाहिए? पेड़ में सुंदर साल में जाना ही नहीं पड़ता। वन विंडो है, ऐसा आप लोगों ने सिस्टम बना के दे दिया है कि मेरा एक आम आदमी भी जाके काउंटर पे खड़ा होता है, खिड़की पे, उसका काम हो जाता है। इस तरह से आप फैसिलिटेट करते हो। हमें कोई इश्यूज़ नहीं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं। हाँ, हमने उन सब बायलॉज़ को पूरा करना है यस। और जिस बायलॉज़ को मैं पूरा करता हूँ, वहाँ पे मुझे मेरे साथ पेट में खड़ा हो जाता है। पेट में मेरे साथ खड़ा हो जाता है। कहता है, "नहीं, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को शट अप कॉल वो दे देता है कि यार ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आप इनको कुछ नहीं कर सकते।" देखिए नाज़रीन, पिडमिक एक वाहिद इदारा है पंजाब में इंडस्ट्री के हवाले से, जहाँ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़ीरो है, ज़ीरो इंटरफेरेंस। जो उधर मैनेजमेंट बैठी है, जो उधर बोर्ड बैठा है, वो फैसले करने का पूरा अख्तियार रखता है। आपने आना है, प्लॉट लेना है, इंडस्ट्री लगानी है, बिजली, गैस, पानी, सड़क, सीवरेज, पानी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लाइट, सिक्योरिटी, हर चीज़। हर चीज़ वो जो दुनिया के इसकी टॉप से आसान एग्ज़ाम्पल है। मेरे पास एक छोटा कनेक्शन था और मैंने एक्सपेंड करना था अपनी प्रोडक्शन को अभी रिसेंटली। तो मैं डर रहा था क्योंकि हमें जो ना लेस्को के बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं ना। सिक्योरिटियाँ भी बहुत माँगते हैं और किसी काम के लिए सिक्योरिटी अच्छे काम के लिए भी गलत काम करना पड़ता है। अच्छे काम, सही काम के लिए। आप बिलीव करें आपकी सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में पेडमेक ने हमें एक पॉलिसी दी, सर एक सर्वे होएगा, एक चलान होएगा ते 3 दिनों में ਤੁਹਾਡਾ कनेक्शन होएगा। आप बिलीव करें कि 3 से 4 दिनों में उन्होंने हमें लोड एनहांस कर दिया। हमारी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहा जी आपकी केबल छोटी है, आप केबल ले आएँ। हम सुबह केबल ले आए, शाम को केबल आई, उन्होंने चेक किया और विदिन 3 टू 4 डेज़ उन्होंने हमारा कनेक्शन एनहांस कर दिया और हमने 5वें दिन अपनी प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंड करके स्टार्ट कर दी। ये फ़ायदा हुआ। यहाँ हमें महसूस हुआ कि वाक़ई पेडमेक या सोनभद्र स्टेट बाकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बहुत आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते। नहीं कुछ नहीं, इधर दफ्तर के चक्कर नहीं आया। दफ्तरों में क्या मेरा लड़का सिर्फ़ आपके पास गया, उन्होंने कहा ये काउंटर है, इससे बात करें। उनको दिया और उन्होंने 3 से 4 दिन में हमारा कनेक्शन एनहांस कर दिया। डायरेक्ट उन्होंने कहा जी लोड डालें जी, केबल बदलो, अपनी बड़ी केबल लाओ तो लोड पाओ। लोड। हमने वहाँ पे मशीन फिट की, ठक करके चला दी। थैंक यू वेरी ये मच। बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच परवेज़। नाज़रीन, एक बात बस ज़हन में रखें कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इस मुल्क का पोटेंशियल बेइंतहा है। यहाँ 25-27 करोड़ की आबादी है। इस आबादी ने खाना भी है, पीना भी है। यही मेरा हमेशा से एक इल्तिजा होती है अपने पाकिस्तानियों के लिए कि इसकी इतनी बड़ी मार्केट है, कोई भी शख्स, चाहे वो ट्रेडिंग करना चाहता है, चाहे
चाहे कोई नए ब्रांड को लॉन्च करना चाहता है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री, उसके पास कितना सरमाया है, किसी भी सरमाए के साथ अगर उसके पास आइडिया अच्छा है, विल मौजूद है, मेहनत करना चाहता है, तो मैं दावे से, चैलेंज से आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर मार्केट नहीं है। इसके साथ मैं आपका मशकूर हूँ और अगली एपिसोड में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरा दोस्त परवेज़ लाला भी कोई मैसेज देना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इस मुल्क को और हमें अपनी अगली नस्लों को ठीक करना है ना, और उनके लिए इस मुल्क को जन्नत बनाना है, क्योंकि आज हम इस पोजीशन में आ गए कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई हैं, हम तो उनका फ्यूचर देख रहे हैं। हमें ये जो ग्रे एरिया है ना, फाइलर, नॉन फाइलर और रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, इसको इसको ख़त्म कहानी कर बन गए। आप कहें जी कि सिर्फ रजिस्टर्ड को बेच सकते हैं और सिर्फ रजिस्टर्ड ही इस दुनिया में कारोबार कर सकता है। ये सिस्टम खुद ठीक हो जाएगा बेशक। और दुनिया में इसकी एग्ज़ाम्पल्स आ गई हैं। दुनिया में इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आप एक छोटे से छोटे मुल्क या बड़े मुल्क ऐसे-ऐसे हैं कि जो एक आलू मटर छापे भी बेच रहे हैं ना, वो भी आपके जो है ना उस पे, वो क्या बोलते हैं इनका जो टैबलेट पे, उस पे पेमेंट लेता है और वो रजिस्टर्ड है। तो कहने का मकसद है कि जहाँ पे हमने ग्रे एरिया खुद छोड़े हुए हैं ना, आई डोंट नो व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड इट, क्या उसके पीछे क्या स्टोरीज़ हैं, मगर ये एक बहुत बड़ा एक इश्यू है। इसको हमें एड्रेस कर जब हमने ये बात कर दी जब अभी बजट में कि नॉन फाइलर ख़त्म कर देंगे, तो फिर आप यार इसको ख़त्म करें। जब आपने कहा जी कि हमने अनरजिस्टर्ड को नहीं देना, समझ। रजिस्टर्ड को ही माल बेचना है, तो तो फिर अनरजिस्टर्ड वाला एडिशनल 4% वाला आपने कैप क्यों रखा है? कि वो इसका मतलब वो 4% एक्स्ट्रा देके वो सब चीज़ों से निकल गया बात। तो ये चलें ये इस चीज़ के साथ कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एफबीआर है, उसको बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठना चाहिए। ये जो छोटे-छोटे अब इश्यूज़ रह गए हैं, इन पे डिस्कशन करनी चाहिए और इनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और जिस तरह दुनिया में टैक्स का एक आसान तरीका है, वही तरीका ले आएँ, ताकि लोग अपने कारोबार पे तवज्जो दें, ना कि टैक्स मैनेजमेंट पे तवज्जो। शुक्रिया, थैंक यू।